मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। रिवायती जोश खरोश दिखाई नहीं दिया। हैदराबाद में रमज़ान का पहला दिन फीका फीका दिखाई दिया। तारीख़ी इमारत चार मीनार के करीब सन्नाटा छाया हुआ है। रमज़ान में यहाँ ख़ास बाजार लगाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की मार से शहर में रमज़ान की ज़ाहिरी रौनकें दिखाई नहीं दे रही है। रमज़ान में मसाजिद नमाजियों से फुल रहते हैं, लेकिन इस रमज़ान में मसाजिद भी खाली खाली हैं। लॉकडाउन की वजह से हुकूमत ने सिर्फ 5 अफराद को नमाज अदा करने की इजाज़त दी है। हैदराबाद में इस साल रमज़ान की ख़ास डिश हलीम भी तैयार नहीं की जा रही है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद में 112 साल बाद रमज़ान की ज़ाहिरी रौनकें मानित बढ़ गई हैं। 1908 में मूसा नदी में तोग़यानी आई थी, जिसमें कई शहरियान हैदराबाद ने अपनों को खो दिया और कई शहरी अपना सब कुछ लुटा चुके थे। 1908 के बाद पहली मरतबा हैदराबाद में रमज़ान के दौरान वो ज़ाहिरी रौनकें नज़र नहीं आ रही हैं जो आम तौर पर नज़र आया करती थीं। मतलब जब से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, जब से तो मैं ऐसा तो चांद नहीं देखा, रमज़ान में ख़ास तौर पे। मतलब कल रात से मतलब चांद जब से दिखा, जब से मतलब बाज़ार कुछ बंद नहीं होता, रोड पे आपको खड़ने जगह नहीं मिलती। पर ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मतलब आदमी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ GHMC वाले और थोड़े बहुत पुलिस के वर्कर्स है और कोई नहीं। मतलब ऐसा तो देखने में नहीं मिला, पर लॉकडाउन के चलते सब चल रहा। अब हमेशा यहाँ पे पब्लिक बहुत रहती, लेकिन अब इस टाइम पे कुछ भी नहीं है, खाली बस पुलिस वाले GHMC वर्कर्स है। इसमें हमेशा पब्लिक रहती, क्राउड रहती थी रमज़ान शुरू होते की, लेकिन फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, सुनसान है पूरा यहाँ से वहाँ तक। हमेशा नहीं रहना ऐसा, समझे आप। ये बीमारियाँ ऐसा अपने घर पे रहे तो अच्छा रहता सब पूरा। रमज़ान जैसा महीना शुरू होगा, कोई कारोबार नहीं, खाने को नहीं, परेशान है पब्लिक, बहुत हो जा रहा ऐसा। रमज़ान के पीरियड में यहाँ के रमज़ान के पीरियड में यार मतलब चलने जगह नहीं थी, तो वो पब्लिक रहती थी यार, बच्चे कोई नहीं दिख रहा रोड पे। होगा इतना बुरा माहौल होगा, पर अल्लाह खैर करे। बस क्या होने वाला आगे तक कोई वो नहीं बता सकते साहब। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान अजान और सायरन के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है। मसाजिद में इमाम व मुअज्जिन समेत 4 ता 5 अफराद की नमाज अदा करने की इजाज़त है। उन्होंने अवाम से हुकूमत की आयद करदा पाबंदियों पर अमल करने की अपील की। जैसा देना है देंगे, सायरन जैसा बजना है बचेगा, मगर नमाज घरों में पढ़ना है, इफ्तार घर में करना है फैमिली के साथ, आपको तरावी भी घर में पढ़ना है। मस्जिद में बिल्कुल इमाम मौज़न 1-2 कमेटी वाले पढ़ ले सकते हैं, क्योंकि मस्जिदों को भी वीरान नहीं करना है। लॉकडाउन को फॉलो करना है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करना है, पुलिस के अगेंस्ट नहीं जाना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है। और उलमाए मशाकिन देवबंद और जामा निज़ामिया का जो फतवा आया उसको फॉलो करते हुए आप लोग पीसफुली रमज़ान मनाइए। पुलिस पूरा आपको हेल्प करने के लिए तैयार है और गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है। इबादत का महीना है, घरों में इबादत करिए, दुआ करिए कि कोरोना वायरस जो है ना इसका खात्मा हो जाए, बोल के ये अल्लाह ताला ही इसको हटा सकते। इससे हटके कोई मिशनरी ऐसी नहीं है कि ये कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए, क्योंकि अपन अगर इसके लिए दुआ इबादत नहीं करे रमजान में, खाली अपन अपने हिसाब से चलेंगे हमेशा के, वैसा तो ठीक नहीं है। साहब और मौजन साहब से भी मेरी अपील है कि आप लोग बिला झिझक, आप लोग कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है और पास की भी जरूरत नहीं है आपको। इंशाअल्लाह आप लोग आराम से जाइए नमाज के लिए। आंध्र प्रदेश में रमज़ान का आगाज हो गया है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से रिवायती जोश व खरोश नहीं दिखाई दे रहा है। लोग घरों में ही इबादत का एहतमाम करते दिखाई दे रहे हैं। मसाजिद में हुकूमत की दी गई इजाज़त के मुताबिक समाजी दूरी के फासले को बरकरार रखते हुए इबादत का एहतमाम किया गया। मुतवल्ली दरगाह हज़रत बुखारी ने अवाम से हुकूमत की जानिब से आयद करदा पाबंदियों पर अमल करने की हिदायत दी है। रमज़ान के नमाज़ों के ताल्लुक़ से, मस्जिदों के ताल्लुक़ से वो भरपूर तौर पर हर कोई अमल करे, अपने घरों में भी दूरी अख्तियार करे। कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक बीमारी फैलने का अंदेशा है, ऐसा कोई मौका ना दे जिससे मुसलमान बदनाम हो जाए। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने मुसलमानों को
रमज़ान की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए इबादत करें और मुल्क व आलम में अमन व सलामती की दुआएं करें। उन्होंने मुसलमानों से घरों में ही इबादत करने की अपील की। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना दुआओं का महीना है, इबादत का महीना है, बरकतों का महीना है। जिस तरह से कोरोना का कहर और कोरोना की चुनौतियाँ पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं, पूरी दुनिया को कोरोना के कहर से लोगों को निजात मिले, ये इसके लिए दुआ का भी महीना है। मेरे हिंदुस्तान के भी जो उलमाए दीन हैं, धार्मिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, सरकार हैं, उसने भी जो है वो बहुत स्पष्ट तरीके से अपील भी की है, लोगों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इबादत जो है वो जो प्रेयर है वो प्रिवेंशन के साथ हो, प्रिकॉशन के साथ हो, यानी हिफाजत के साथ इबादत। लोग अपने घरों पर नमाज पढ़ें, इफ्तार करें, तराबियाँ करें। इसके लिए ख़ुद लोगों ने जो है वो आगे बढ़ कर के ये फ़ैसला किया है और ये बहुत ही संतोष की बात है। भिवंडी के डीसीपी राजकुमार शिंदे और एमएलए रईस शेख ने तमाम शहरियों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश की है। साथ ही अपील की कि रमज़ानुल मुबारक में भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें। कि आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। एक रमज़ान ऐसा भी है कि जिसके अंदर कोविड-19 की बीमारी फैली हुई है। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस रमज़ान में हम लोग इतनी कसरत से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस दुनिया को कोविड-19 से जो है निजात दे दे। सभी मुस्लिम भाइयों को माह रमज़ान की शुभकामनाएं देता हूँ। इस मुबारक माह रमज़ान में सभी लोग बड़े जोर शोर के साथ रोज़ा, सहरी, इफ्तारी, नमाज अदा करते हैं, लेकिन दुनिया भर में कोरोना वायरस के जरिए फैली महामारी को देखते हुए लॉकडाउन का पालन 100% किया जाए। कश्मीर में बाकी महकमों के साथ साथ उमूर सार्फिन का महकमा लोगों को राशन सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है। महकमे की जानिब से दिन रात काम किया जा रहा है और लोगों तक 2 महीने का राशन मुहैया कराया गया। महकमे उमूर सार्फिन के डायरेक्टर बशीर अहमद खान ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात की। उन्होंने कहा कि ज़्यादा दामों में अशिया की फ़रोख्त पर शिकायतों का अजाला किया जा रहा है। कोरोना के वजह से जो हालात अभी चल रहे हैं उसका मुकाबला जहां एक तरफ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और बाकी इमरजेंसी सर्विसेज के साथ वाबस्ता लोग हैं वो फोर फ्रंट पे इसका मुकाबला कर रहे हैं, और वहीं यहाँ पे अगर हम उमूर सार्फिन डिपार्टमेंट की बात करें, CAP डिपार्टमेंट की बात करें, तो वो भी यहाँ पे लोगों को राशन और बाकी सहूलियात पहुँचाने के लिए जुटी हुई और दिन रात काम कर रही है। आज हमारे साथ मौजूद है CAPD के डायरेक्टर बशीर अहमद खान साहब। इनसे जानना चाहेंगे जो मौजूदा हालात है, मौजूदा हालात में ये किस तरह से अपनी खिदमत दे रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और क्या लाहेअमल अभी अपनाए हुए हैं। जी खान साहब। हमारा डिपार्टमेंट भी पहले दिन से ही इसके साथ जुड़ा हुआ है। पहले हमें ये हुक्म मिला कि आप एडवांस राशन 2 महीने का दे दीजिए अप्रैल और मई। इससे पहले भी हमने लोगों के तक ये बात पहुँचाई, तो वो हमने एडवांस लिफ्टिंग की दिन रात काम करके, क्योंकि हम 1 महीने का लिफ्ट करते हैं 10 से 15-20 दिन में, तो ये 2 महीने का करना था। ये भी हमने यही 20 दिन में किया, वही कि डबल हमने काम किया। डिस्पाइट कि हमारे लोग भी मतलब उनके कॉन्स्टेंट्स रहे, क्योंकि मोमेंट बहुत कम थी, उनको भी कहीं काफ़ी दिक्कत आ गई, कहीं उनको लॉ एंड ऑर्डर जो एजेंसीज मेंटेन करती हैं उनकी तरफ से भी प्रॉब्लम हो गई। तो बहरहाल इन सम हाउ वी मैनेज्ड इट, तो हमने 2 महीने का राशन लोगों तक पहुंचा दिया और वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, जो 3 ज़ुमरों में लोग आते हैं, उसमें AAY अंत्योदय, BPL और PHH प्रायोरिटी हाउस होल्डर, जिसको पहले हम BPL ही कहते थे, तो ये इन ज़ुमरों को हमने शुरू कर दिया 18 तारीख से, और 2-3 दिन इसमें हमें लगेंगे। इसमें हम फी राशन सोल को, यानी कि जो राशन कार्ड पे बेनिफिशरी होता है, एक फ़र्द होता है, उसको हम 5 किलो राशन देते हैं मुफ्त, फ्री ऑफ कास्ट। मेरे टोटल जितने ये राशनड पॉपुलेशन मेरी कश्मीर प्रोविंस की है वो 68 लाख सोल्स हैं, 68 लाख सोल्स। उसमें से मेरे 25 लाख सोल्स हैं जो APL में आते हैं, NPHH में। जो बाकी 42 लाख हैं तो उनको मैं ये फ्री ऑफ कास्ट राशन दे रहा हूँ, और नॉर्मल राशन वो भी लेते हैं और वो भी लेते हैं। हमारे दूध वाले हो, सब्ज़ी वाले हो, गोश्त फ़रोख्त हो, या बाकी जो एशिया ज़रूरत का सामान बेच रहे हैं, वो होर्डिंग का रास्ता अपनाते हैं।
तो इस वक्त भी शिकायतें आ रही हैं, तो आपके पास किस तरह की शिकायतें और कैसे उन शिकायतों का आप अजाला कर रहे हैं अभी? हमारा शिकायत निकलता है आज भी। कहीं गली कोचे से हमें शिकायत आ गई कि रेडे वाले ने ज़्यादा महंगा भेजा, मुर्गी फरोश ने हमें मुर्गा ज़्यादा दामों में दे दिया, या गोश्त फरोश ने मतलब गोश्त ज़्यादा महंगा दे दिया। तो जहाँ जहाँ से हमें शिकायत आती है, लेकिन मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि शिकायत दहिंदान हमारे पास नहीं आता है, सिर्फ हमें फ़ोन कॉल्स आती हैं। तो हम फ़ोन कॉल्स के बिना पर कल फिर प्रोसिक्यूशन प्रूव करने में फेल हो जाते हैं। तो बहरहाल इन डिस्पाइट दिस मेरा शिकायत निकलता है। और मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि पिछले इन 20 दिनों में 1,34,000 हमने फ़ाइन भी कर दिया है। हाँ, यहाँ ये जो रेट्स का आपने कहा कि रेट्स तो अभी वही हैं 400 रुपये, लेकिन इसमें हमने 2 मीटिंग्स कर ली थी और DC साहिबान से भी इनने फीडबैक लिया था, ड्यूकम साहब चेयरमैन है इसके। मगर वो थोड़ा सा उसके 2 पहलू थे, एक तो रेट फिक्स करना था और दूसरा इसको थोड़ा सा टाइटन करना था। टाइटन इन द सेंस कि बहुत से लोग इस वक्त मशरूम ग्रोथ हो गई है, जो खुद ही बोलते हैं हम होलसेल डीलर्स बन गए हैं मटन, और उनको पिछले 2 या 3 साल से अंडर द एम्बिट ऑफ कुछ वो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर था, तो हालांकि वो वैकेट हुआ था सिटे, लेकिन उस एम्बिट में ये सब लोग दौड़ते थे और सब लोग वहाँ से कोई 100, कोई 50, कोई 200, कोई एक गाड़ी ले आता था। तो उसको हमने स्ट्रीमलाइन करने के लिए फार्म में निकाले थे, किनको इनको एक फ़ीस भरना पड़ता है, 10-20 हज़ार रुपये फ़ीस भरना पड़ता है। तो लिहाजा इसमें बिल्कुल स्ट्रीमलाइनिंग हो जाती। एक तरफ से वो हमने करना था और दूसरी तरफ से रेट को भी रिवाइज़ करते, चाहे 10% चलाते, चाहे 20% चलाते। लेकिन जो ही ये सेकंड मीटिंग हो गई उसके बाद ही लॉकडाउन हो गया, तो ये अधूरा रह गया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ये लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम फिर इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे, तो इसका नया रेट निकलेगा। मुर्ग फरोशों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, या सब्ज़ी फरोश या मेवा फरोश वगैरह हैं, तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि वो कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सप्लाई आ रही है। यहाँ सप्लाई का ही प्रॉब्लम है, सप्लाई नहीं आ रही है। जब तक सप्लाई स्मूथ ना हो तब तक मुझे लगता है कि तब तक थोड़ा सा ये रहेगी। अब अगर आप लेना नहीं चाहते हैं वो अलग बात है, अब अगर आप लेना चाहते हैं और आपको एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे दिया जाए तो शिकायत कर लीजिए। जहाँ तक बाकी कमोडिटीज़ का ताल्लुक़ है, चाहे आपका गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, मेरा चावल राइस है, वीट आटा वगैरह है, केरोसिन ऑयल है, ये सब सप्लाईज नॉर्मली और स्मूथली आ रही हैं। यानी जितना हम जिनको यहाँ से लेते हैं मोस्टली या उससे कम या उससे ज़्यादा जिनको ऑगमेंटेशन भी आता है, तो क्योंकि FCI कॉरपोरेशन इज़ बाउंड। और इस वक्त भी मेरे पास 2 महीने या 2.25 महीने का राशन मौजूद है, जो मुझे यहाँ 3,25,000 क्विंटल महीने का लगता है, मेरे पास 6.5 लाख क्विंटल इस वक्त भी मौजूद है। कोरोना वायरस मुतासर मरीजों से मुतल्लिक़ गाइडलाइन को लेकर मेरठ मेडिकल कॉलेज की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में ज़ेर इलाज हामिला खातून ने कल एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन नवजायदा बच्चे की टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही मेडिकल स्टाफ ने बच्चे को अहल खाना के सुपुर्द कर दिया। गाइडलाइन के मुताबिक नवजायदा बच्चे को टेस्ट रिपोर्ट आने तक नर्सरी में रखा जाना था। मेडिकल स्टाफ की इस चौक पर CMO ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से रिपोर्ट तलब की है। कोई संशय की स्थिति नहीं है, मदर पॉजिटिव है, बच्चे का टेस्ट सुबह लिया जाएगा और कल शाम को पता लग जाएगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बच्चे को कहाँ रखा गया? बच्चे को अभी सौंप दिया गया है, क्योंकि मदर तो अंदर है तो उसके संबंधियों को सौंप दिया गया है, वहीं मेडिकल कॉलेज में ही है वो। मैं प्रिंसिपल से ही लिखित में पूछूंगा कि जब तक उसका टेस्ट नहीं हो गया तो आपको घर वालों को क्यों दे दिया, जब तक उसका स्टेटस पता ही नहीं है। कोरोना की वबा ने इंसानी जिंदगी को उथल पुथल करके रख दिया है। हर कोई तन्हाई का शिकार है। ऐसे में तसव्वुर कीजिए उस हामला खातून के बारे में जो कोरोना की मरीज है, ताहम एक सेहतमंद बच्ची को जन्म देती है, लेकिन उसे देख नहीं पाती। फिर डॉक्टरों ने इस मसले का बड़ा खूबसूरत हल निकाला था। क्या था वो हल? कैसे माँ और बेटी की मुलाकात को यकीनी बनाया गया? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आलमी वबा के साए में मौत से मुकाबला और जिंदगी की जद्दोजहद जारी है। ये मंजर औरंगाबाद के घाटी दवाखाने का है, जहां कोरोना की एक मरीजा ने सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया, लेकिन नौजायदा को फौरी मां से दूर कर दिया गया। ये लम्हा एक मां के लिए किसी अजाब से कम नहीं था। डॉक्टरों के लिए भी ये मंजर काफी दिलदोज था। फिर ये तरकीब निकाली गई कि वीडियो कॉल के जरिए मां को बेटी से मिलवाया जाए और कोशिश कारगर साबित हुई। वीडियो कॉल के जरिए ही मां ने अपने जिगर के टुकड़े को देखा
नौज़ायदा ने जब अपनी मां को देखा और आवाज सुनी तो मानो बच्ची में भी जान आ गई। डॉक्टरों ने इस पूरे मामले पर कुछ इस अंदाज में रोशनी डाली। मदर उसकी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे के साथ तो रह नहीं सकते, तो फिर हमने उसकी निगरानी एक अलग नर्सिंग स्टाफ और एक डॉक्टर इनकी ड्यूटी लगा के वो सब लड़की की देखभाल करते थे और माँ का दूध जो निकाल कर वो हम बच्ची को पिलाते थे। आणि फिर एक दिन ऐसा लगा कि ये बच्ची की और माँ का वीडियो कॉलिंग करके जो नया तंत्रज्ञान है उसके माध्यम से दोनों की मुलाकात कर देना, तो वो एक हमने एक छोटा सा प्रयास किया जिसकी वजह से लड़की के चेहरे पर भी काफ़ी हंसी दिखी आणि माँ भी काफ़ी संतुष्ट हो गई। जेव्हा आई बाळाशी बोलायला लागली तेव्हा बाळाची जी हालचाल होती ती वाढली आणि ते खूप हात वगैरे पाय मारून रिस्पॉन्सिव्ह त्याचा फेस होता आणि प्रतिसाद देत होतो आणि त्याच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसला होता। जी नजरेला नजर लावणं म्हणतात तसं ते आईच्या नजरेकडे, आईच्या चेहऱ्याकडे निरखून बघत होतं आणि त्याचे जे चेहऱ्यावरचा भाव होता आणि त्याचे जो प्रतिसाद होता ते बघून आम्हा सर्वांना खूप आनंद होता। कोरोना के मर्ज में मुब्तला खातून का ताल्लुक मुंबई से है। वो बेटी की पैदाइश के लिए मायके औरंगाबाद पहुंची थी, लेकिन यहां पहुंचने के बाद तिब्बी जांच में यह पता चला कि हामिला खातून कोविड-19 के मर्ज में मुब्तला है। घाटी दवाखाने में इस खातून का इलाज जारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सेहतमंद बच्ची को जन्म देने वाली मां खुद भी जल्दी ही सेहतयाब हो जाएंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में हुए 2 साधुओं के कत्ल के वाकये की कर्नाटक के हिंदू मजहबी रहनुमाओं ने सख्त मजम्मत की। बेंगलुरु में श्री आयूर आश्रम के सरबराह संतोष गुरुजी ने कहा कि मासूम साधुओं पर हमला करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इन मजहबी रहनुमाओं ने शिवसेना को भी तनकीद का निशाना बनाया है। ये साधु संत का मुग्ध साधु को, वयोवृद्ध को मार मार के ये मार डाले, ये बहुत खेद है, बहुत दुख है। इडीी हिंदुत्व को ये अपचार हो गए, अवमान हो गया, ये आघात हो गया। इसलिए ये सरकार को हमें आग्रह कर रहे हैं, वो किड़गेड़ी वालों को ये मर्डर करने वाले को कानून से सरी करेक्ट ठीक से वो उनको गिरफ्तार करके कानून क्रम करे तो ये सांत्वन होगा, नहीं तो परिहार नहीं होता। नाज़रीन, इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद के तबलीगी जमात से ताल्लुक़ का ये पूरा मामला है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर शाहिद की मौतली का सर्क्यूलर जारी किया है। तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में प्रोफेसर शाहिद को मुअत्तल किया गया है। शहर के 2 पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई। प्रोफेसर शाहिद पर जमात से ताल्लुक़ को पोशीदा रखने का इल्ज़ाम लगा। पुलिस ने उन पर गैर मुल्की तबलीगियों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया। 21 अप्रैल को अदालत में पेशी के बाद प्रोफेसर को जेल भेजा गया। प्रोफेसर शाहिद के जेल जाने के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने यह कदम उठाया। यूनिवर्सिटी के शोबे सियासियात में प्रोफेसर हैं मोहम्मद शाहिद। अहम खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर शाहिद की मुअत्तली का सर्क्यूलर जारी किया है। तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में प्रोफेसर शाहिद को मुअत्तल किया गया है। शहर के 2 पुलिस थानों में प्रोफेसर शाहिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। प्रोफेसर शाहिद पर जमात से ताल्लुक़ रखने को पोशीदा रखने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने उन पर गैर मुल्की तबलीगियों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया है। 21 अप्रैल को अदालत में पेशी हुई। पेशी के बाद प्रोफेसर को जेल भेजा गया और इसी के चलते इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर शाहिद की मुअत्तली का सर्क्यूलर जारी कर दिया। नाज़रीन, आपको बता दें कि 21 अप्रैल को अदालत में प्रोफेसर शाहिद की पेशी हुई और उसके बाद प्रोफेसर को जेल भेज दिया गया। पूरा मामला प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद के तबलीगी जमात से ताल्लुक़ का है।
प्रोफेसर शाहिद पर जमात से ताल्लुक को पोशीदा रखने का इल्जाम है। 21 अप्रैल को अदालत में पेशी हुई थी। पुलिस ने उन पर गैर मुल्की तबलीगियों को पनाह देने का इल्जाम लगाया है। 21 अप्रैल को अदालत में पेशी के बाद प्रोफेसर को जेल भेजा गया और उसी के बाद अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर शाहिद की मुअत्तली का सर्क्यूलर जारी किया है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कंट्रोल रूम तैयार किया, जहां हम नाजरीन के मन में उठने वाले सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट माहिर डॉक्टरों के जरिए देते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ कानपुर से जुड़ी हैं डॉक्टर मोनिका सचदेव, जिन्होंने नाजरीन के सवालों के जवाब दिए। आइए देखते हैं। मैं मनोज कुमार सिन्हा रांची झारखंड से बोल रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या योग और एक्सरसाइज करने से कोरोना की बीमारी से बचा जा सकता है? मेरा नाम श्रीनिवास है और मैं उदयपुर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या योग और एक्सरसाइज करके कोरोना जैसी बीमारी से बचा जा सकता है? योग और एक्सरसाइज हमारी डेली की दिनचर्या होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आज कोरोना वायरस के समय में हम इसको नया अडॉप्ट करें, उससे हमारी लाइफ हेल्दी होगी तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। परंतु आज के डेट में योग और एक्सरसाइज से कोरोना का इलाज नहीं है। हाँ, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी तो हम उससे कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, पर वो उसका इलाज नहीं है। मैं अर्चना रांची से, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये इम्यूनिटी क्या है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। मेरा नाम पूजा है और मैं इंदौर शहर से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हम अपनी इम्यूनिटी किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? कुछ 5-6 चीज़ों का ध्यान हमें देना है। पहली चीज़ तो ये कि हमें बहुत ठंडा खाना नहीं खाना है, जैसे ठंडा पैर नहीं लेना है, ठंडा दही, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है हमको। हमें गुनगुना पानी का सेवन करना है, हमें बाहर का खाना अवॉइड करना है। हमें अपने खाने में विटामिन सी होना चाहिए, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, इन सब का सेवन बढ़ाना चाहिए, बिकॉज ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और साथ ही साथ हमको लंबी फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है। लब पर दुआएं लेकर रमजान आ गया है। लब पर दुआएं लेकर रमजान आ गया है। दुख की दवाएं लेकर रमजान आ गया है। रोजे की ताजगी से चेहरे खिले हुए हैं। रोजे की ताजगी से चेहरे खिले हुए हैं। रूहानी राहें लेकर रमजान आ गया है। लब पर दुआएं लेकर रमजान आ गया है। रूहानी राहें लेकर रमजान आ गया है। माह रमजान मुबारक, नूर